हेलो गाइस, कॉमिक बुक मोनार्क के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इनजस्टिस ईयर 0 के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जस्टिस लीग के वॉच टावर में जस्टिस लीग अपने रोल मॉडल्स यानी कि जस्टिस सोसाइटी को उनके अचीवमेंट्स के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे गॉथम के ब्लैक गेट जेल में एक कैदी जिसका नाम आंड्रे चाभड़ होता है खुद को जेल से आज़ाद करवाने के लिए एक ऑफर रखता है। और उस ऑफर को सुनकर यूनिवर्स का सबसे बड़ा कोल्ड ब्लडेड साइको जोकर उससे छुड़ाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। और अब आगे जस्टिस लीग के वॉच टावर से बैटमैन और सुपरमैन दोनों अर्थ को देख रहे होते हैं। बैटमैन बोलता है कि दूर से ये दुनिया कितनी छोटी और शांत दिखती है, इसीलिए इससे इतना दूर रहना उसे थोड़ा खतरनाक सा लगता है। तो सुपरमैन उसे बोलता है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा, दूर से इस दुनिया में कोई भी डिविजन्स नहीं दिखाई देता, ना कोई बॉर्डर्स और बिलीव्स जो कि लोगों को एक दूसरे से अलग करे। इसीलिए लोगों को दुनिया को ऐसे ही देखना चाहिए, एक प्लैनेट के जैसा, एक दुनिया जिसे उन्हें प्रोटेक्ट करना है अपनी आखिरी सांस तक। सुपरमैन फिर बोलता है कि वो कुछ दिनों से सोच रहा था कि आगे क्या होगा और कौन उनके लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। वो बैटमैन को बोलता है कि उसके पास उसकी खुद की लेगेसी है। उसने बारबरा और कैश को मेंटोर किया है। उसने डिक, टिम और डेमियन को पाल पोस कर बड़ा किया है। सो बेसिकली बारबरा यानी कि बारबरा गॉर्डन डीसी यूनिवर्स की सबसे पहली बैटगर्ल बनी थी। उसके बाद कैश यानी कि कैसेंड्रा केन दूसरी बैटगर्ल बनी थी। वैसे ही डिक ग्रेसन डीसी यूनिवर्स का सबसे पहला रॉबिन था, जो कि बाद में जाकर नाइटविंग बना। उसके बाद जेसन टॉड दूसरा रॉबिन बना था, लेकिन वो जोकर के हाथों मारा गया था। जेसन के बाद टीम ड्रेक ने रॉबिन की जगह ली और उसके बाद वो जगह डेमियन वेन को मिली। तो नाम से पता चल ही गया होगा कि डेमियन वेन ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन का बायोलॉजिकल सन है और उसके माँ का नाम टालिया अल घुल है, जो कि लीग ऑफ असैसिन्स के लीडर राज अल घुल की बेटी है। और अभी बैटमैन डेमियन की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ रहा था। बैटमैन बोलता है कि वो अपने पेरेंट्स की वजह से बैटमैन बना, लेकिन कुछ समय के बाद वो उन सब से आगे बढ़ गया था। फिर उसने अपने बच्चों के लिए लड़ना चालू किया, जैसे कि वो सब बेटर हो सके। सुपरमैन कहता है कि वो भी ऐसा ही चाहता है। तो बैटमैन उसे समझाता है कि उसके पास भी अपनी खुद की एक लेगेसी है। क्या उसने ये सब चीज़ों के बारे में लोइस के साथ डिस्कशन किया है? तो सुपरमैन बताता है कि वो दोनों भी ये चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर रहता है। तो बैटमैन उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि अगर कभी भी उसके मन में कोई भी सवाल आए तो वो बैटमैन को बता सकता है। तभी जस्टिस सोसाइटी के अमेजिंग मैन और ग्रीन लैंटर्न वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो सुपरमैन उन्हें बोलता है कि वो दोनों अभी अपनी लेगेसी के बारे में बात कर रहे थे। तो बैटमैन मजाक में उन्हें बोलता है कि सुपरमैन को लगता है कि उसके पास कोई लेगेसी नहीं है। तो अमेजिंग मैन बैटमैन से पूछता है कि सुपरमैन के पास एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिक विजन और माइक्रोस्कोपिक विजन होने के बावजूद क्या वो नहीं देख पा रहा है? यह सुनकर बैटमैन मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ शायद। तो अमेजिंग मैन सुपरमैन को समझाते हुए कहता है कि इस दुनिया में रहने वाले हर सुपर हीरो के लिए सुपरमैन एक रोल मॉडल की तरह है। फिर भी वो समझ सकता है कि अपने वंश को आगे बढ़ता हुआ देखना एक अलग ही सुकून देता है। दूसरी तरफ जोकर आंद्रे को जेल से छुड़ाकर उसके कहने के मुताबिक वो आंद्रे को उसके पोते के पास ले आता है। वो आंद्रे को धमकी देता है कि अगर उसने कोई भी चालाकी की और वहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर आंद्रे जाकर डोर नॉक करता है और उसका जवाब देते हुए उसका पोता स्टीफन चाबाड आता है। तो आंद्रे उसे पूछता है कि वो उसे पहचानता है
कि नहीं। तो जवाब में उसका पोता उसे बोलता है कि वो उसे अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वो इतने रात में वहाँ पर क्या कर रहा है वो उसे पूछता है। तो आंद्रे उसके साथ अब तक जो भी कुछ हुआ उसके लिए उसे माफ़ी मांगता है और उसे माफ़ कर देने के लिए बोलता है। लेकिन तभी स्टीफन की नज़र जोकर पर पड़ती है और वो उसे देखकर डर जाता है। तो स्टीफन आंद्रे के ऊपर गुस्सा होकर बोलता है कि एक तो वो आधी रात पर उससे माफ़ी मांगने के लिए आया था और दूसरी बात वो जोकर को अपने साथ लाया था जो कि एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल था। तो जोकर वहाँ से बोलता है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा, आधी रात में किसी के घर जाकर उसे माफ़ी मांगना कोई सही बात नहीं है। तो आंद्रे स्टीफन को सॉरी बोलकर अपने लाइफ को ठीक से जीने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लैकगेट जेल में हुए अटैक के बारे में जानकर बैटमैन वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुँच जाता है। वहाँ पर कमिश्नर गॉर्डन भी होता है। तो बैटमैन उसे पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ है। तो कमिश्नर गॉर्डन उसे कहता है कि जोकर ने यहाँ पर पहुँचकर पहले एक धमाका किया और एक होल बना दिया, फिर वो और उसके साथियों ने फायरिंग स्टार्ट की। उन्होंने उनके सामने आने वाले सभी लोगों को बुरी तरह से मार दिया और उनको भी जो उनसे दूर भाग रहे थे। बैटमैन के पहुंचने से पहले नाइटविंग और हंट्रेस पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे और वो दोनों इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुके थे। तो बैटमैन उन्हें पूछता है कि जोकर ने किसको वहां से छुड़ाया था। तो हंट्रेस उसे बताती है कि वहां पर जोकर के कई साथी थे, लेकिन जोकर ने सिर्फ एक ही आदमी को वहां से छुड़ाया था। तो कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को बताता है कि उस कैदी का नाम आंद्रे चाबर था और उसकी उम्र 86 ईयर्स की थी। बैटमैन को वो नाम कहीं पर सुना सुना सा लगता है। तभी कमिश्नर गॉर्डन उसे बताता है कि चाबर पिछले 55 ईयर से उस जेल में कैदी के रूप में था और अभी हाल ही में उसके पैरोल को कैंसिल किया गया था। तो बैटमैन उससे पूछता है कि उसने किस कारण के लिए पैरोल के लिए अप्लाई किया था। तो हंट्रेस उसे जवाब देती है कि वो धीरे धीरे मर रहा है। हम देखते हैं कि जोकर पागलों की तरह गौथम में अपनी भ्यान को चला रहा था। जो कोई भी उसके सामने आ रहा था वो उसे भ्यान से उड़ा दे रहा था। फिर जोकर आंद्रे को गॉड को हराने वाली पावर के बारे में पूछता है, तो आंद्रे उसे सीधा सीधा मना कर देता है। फिर जोकर उससे पूछता है क्या वो उसे डबल क्रश कर रहा है। तो आंद्रे उसे बताता है कि उसे किसी भी चीज़ का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे 86 ईयर्स हो चुका है और कुछ ही दिनों में वो डिजीज के कारण मर जाएगा। खोने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जोकर उसे बताता है कि शायद वो भूल गया है, लेकिन अभी अभी आंद्रे ने जोकर को उसका पोता दिखाया है। तो जोकर वहीं से गाड़ी यूटर्न मारकर स्टीफन के घर पे पहुंच जाता है। आंद्रे जोकर को स्टीफन को छोड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन जोकर स्टीफन के एक एक फिंगर्स को काटने लगता है। यह देखकर आंद्रे सह नहीं पाता और वो जोकर को सब कुछ बता देने के बारे में राजी हो जाता है। फिर जोकर, आंद्रे और हार्ली अपने भ्यान में बैठ जाते हैं और जोकर आंद्रे को आखिरी बार चेतावनी देता है कि अगर फिर से उसने जोकर को डबल क्रश करने के बारे में सोचा तो वो स्टीफन के सारे बॉडी पार्ट्स को काटने लग जाएगा। तो आंद्रे ऐसा दोबारा नहीं होगा ये बोलता है। तो जोकर उसे बोलता है गुड, क्योंकि अब मैं गॉड बनने के लिए रेडी हो चुका हूँ। तो इसी के साथ इनजस्टिस ईयर 0 का एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।